हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर सेकंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है सोशल फार्मेसी का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर भी हमने अपने चैनल पर स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने डी फॉर्म सेकेंड ईयर को स्टार्ट किया है, उसके सिलेबस को हमने कवर कर लिया है और उसके बाद अब डी फॉर्म के फर्स्ट ईयर जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के पीडीएफ चाहिए हैं, यानी हमारे नोट्स चाहिए हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद आपको 199 रुपये का पे करना होगा। फिर आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जितना भी कंटेंट है हिंदी इंग्लिश मिक्स का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर है, यानी आपने 12th किया है हिंदी मीडियम से, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो डी फॉर्म के एग्ज़ाम होते हैं उनको आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमने अपने चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स का प्रॉपर कंटेंट आपके लिए अपलोड किया है। आप लोग उस पीडीएफ से यानी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और जो भी मॉडल पेपर होंगे आपको एग्ज़ाम टाइम प्रोवाइड भी किए जाएंगे, और जितनी हेल्प हो पाएगी वह मेरी तरफ से आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड है इसको हम प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद फिर आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद आपका जो एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर को हम कवर करेंगे। फिर आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर सेकंड है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी किस प्रकार से हेल्थ केयर करनी है, बॉडी की हेल्थ केयर करनी है, और किस प्रकार से यानी आपको अपनी बॉडी की हेल्प करनी है, अपनी फैमिली की हेल्प जो हेल्थ है उसकी हेल्प करनी है, तो किस प्रकार से केयर करना है इसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो दोस्तों, जो आपका चैप्टर है इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, समय समय पर पॉपुलेशन का पता लगाना होता है, यानी हमारा जो भारत है, हमारी जो इंडिया है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है इसमें समय समय पर पता लगाना होता है कि कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका पता लगाना होता है, वह डेमोग्राफी की सहायता से ही पता लग पाता है। और उसके बाद डेमोग्राफी जो बर्ड होता है वह ग्रीक बर्ड से बना होता है। जो डेमोग्राफी आपका बर्ड है वह आपका ग्रीक बर्ड से बना हुआ है, जिसमें डेमो का मीन्स होता है पीपल और उसके बाद ग्राफी का मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी लोगों की संख्या का मेजरमेंट करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। यानी दोस्तों, जो जनगणना होती है उसको ही डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी लोगों की संख्या का पता लगाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितनी जनसंख्या प्रेजेंट है, इसका सब पता लगाना यह सब होता है डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी के अंतर्गत हम पॉपुलेशन साइज़ की भी स्टडी करते हैं कि कितनी साइज़ में पॉपुलेशन प्रेजेंट है। और उसके बाद डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की भी स्टडी करते हैं, यानी कितनी पॉपुलेशन कितनी कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, यानी कौन कौन से गांव कितनी दूरी पर प्रेजेंट हैं, कौन कौन से शहर कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। डेमोग्राफी के अंदर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की भी स्टडी की जाती है। और इसके द्वारा हम बर्थ रेट डेथ रेट की भी स्टडी करते हैं, यानी जो बर्थ रेट यानी कितने न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो रहा है और कितने लोगों की डेथ हो रही है, इसकी भी स्टडी डेमोग्राफी के अंदर की जाती है। और मैन वुमेन के रेशियो की स्टडी की जाती है कि मेन का रेशियो क्या है, यानी कितनी संख्या में मेन प्रेजेंट है और कितनी संख्या में वुमेन प्रेजेंट है, इनकी स्टडी भी डेमोग्राफी के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों, आपका पहला टॉपिक आपके सिलेबस में है डेमोग्राफी। यानी डेमोग्राफी होता क्या है, यानी लोगों की संख्या की जनगणना करना, लोगों की संख्या का पता लगाना, यह सब होता है आपका डेमोग्राफी। और दोस्तों, उसके बाद आपका टॉपिक पूछा गया सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी,
यानी डेमोग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है पॉपुलेशन की डेमोग्राफी करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी करके, यानी जब पॉपुलेशन की डेमोग्राफी की जाती है तो उसका जो रिजल्ट आता है उससे पता लगता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों उसके बाद पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है डेमोग्राफी करके। और उसके बाद दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है डेमोग्राफी की सहायता से हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि डेमोग्राफी की सहायता से हेल्थ स्टेटस किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हमको पता होगा कि जो हमारा देश है उसमें कितनी जनसंख्या है, उसके बाद उसी प्रकार से जो हेल्थ सिस्टम है उसको मेंटेन करना होगा। यानी जो गवर्नमेंट होती है वह हेल्थ सिस्टम को उसी प्रकार से मेंटेन करती है। तो इस प्रकार से हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो सकता है और जो हेल्थ सर्विस है उनको भी लोगों तक प्रॉपर रूप से पहुंचाया जा सकता है डेमोग्राफी की सहायता से। और उसके बाद डेमोग्राफी की सहायता से किसी भी स्टेट नेशन में एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जितनी कम जनसंख्या होगी वहाँ पर उतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो पाएगी, जितनी सुविधाएं होती हैं वह वहाँ पर बहुत अच्छे से प्राप्त हो पाएंगी। और ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर जो है इतनी मात्रा में जनसंख्या में यानी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है इसके हमने पॉइंट को लिखा है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाएगा डेमोग्राफी क्या होता है और उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस को डिफाइन करना है, शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो इतना कंटेंट हमने बताया कि डेमोग्राफी होता क्या है और उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस को बताया कि डेमोग्राफी के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं उसके बारे में बात की। और साथ में ही हम बताते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, यानी किस प्रकार से डेमोग्राफी को यानी मेजरमेंट किया जाता है, उसकी कुछ स्टेज होते हैं तो उसके बारे में बात करना है। तो पहला स्टेज होता है हाई स्टेशनरी स्टेज, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या देखा जाता है, देखिए दोस्तों इस स्टेज में हाई बर्थ रेट भी होता है एंड हाई डेथ रेट भी होता है। यानी जो आपका हाई स्टेशनरी स्टेज होता है इसके अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद उतनी ही डेथ भी होती है। यानी जितना बर्थ रेट बड़ा होता है उसके बाद उतना ही आपका डेथ रेट बढ़ा हुआ होता है। और पॉपुलेशन की साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो भाई आपका होता है हाई स्टेशनरी स्टेज, जिसको कहा जाता है फर्स्ट स्टेज। और उसके बाद होता है सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, जिसको कहा जाता है सेकेंड स्टेज। ये आपका सेकेंड स्टेज क्या होता है दोस्तों, इसमें बर्थ रेट समान रहती है और डेथ रेट जो होती है वह कम हो जाती है। यानी जो बर्थ रेट होती है वह उतनी ही रहेगी जितनी आपकी हाई स्टेशनरी स्टेज के अंदर थी। यानी जिस प्रकार से हाई स्टेशनरी स्टेज के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही थी यानी बर्थ हो रही थी लोगों की, उसी प्रकार से इसके अंदर बर्थ रेट तो समान रहती है लेकिन जो डेथ रेट होती है वह कम हो जाती है। यानी लोगों की मृत्यु कम हो जाती है जिसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। सेकंड वाला जो स्टेप है यानी सेकंड स्टेप आपका कौन सा है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, इसके अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड वाला है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, जिसको कहा जाता है थर्ड स्टेज। यानी इसमें बर्थ रेट तो कम होने लगती है, जो बर्थ रेट होती है वह आपकी कम होने लगती है, बट जो डेथ रेट होती है वह पहले से ही कम हो रही है। क्योंकि आपका सेकंड वाला जो स्टेज है, सेकंड वाले स्टेज में आपकी डेथ रेट जो है वह कम हो रही थी। और उसके बाद जो थर्ड वाला स्टेप है यानी इसके अंदर बर्थ रेट तो कम होती है लेकिन आपका पहले से ही डेथ रेट कम हो रहा है, इसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो बर्थ रेट होती है वह कम होती है और डेथ रेट पहले से ही कम हो रही होती है, तो इसका मतलब यानी जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वह आपकी इंक्रीज ही होगी। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है आपका लो स्टेशनरी स्टेज, जिसको कहा जाता है फोर्थ स्टेज। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी
शेयर कर दिया करो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके सिलेबस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। दोस्तों फोर्थ स्टेज जो है, इसमें ना बर्थ रेट में कोई चेंज आता है, ना डेथ रेट में कोई चेंज आता है। इसमें पॉपुलेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है। यानी जितना आपका प्रीवियस में यानी बर्थ रेट हो रही थी, जितनी आपकी डेथ रेट हो रही थी, उसी प्रकार से इसमें रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। और उसके बाद डेक्लिंग स्टेज, जो आपका डेक्लिंग स्टेज होता है, जिसको कहा जाता है फिफ्थ स्टेज, इसमें बर्थ रेट तो कम होता है बट डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। यानी बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा। यानी लोगों की मृत्यु जब ज़्यादा होगी और जब जन्म कम होगा, जिससे पॉपुलेशन जो होगी वो उसकी ग्रोथ को कम हो जाएगी, यानी पॉपुलेशन बढ़ना कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपकी डेमोग्राफिक साइकिल होती है वह कंप्लीट होती है। इसमें 5 स्टेप होते हैं आपकी नॉलेज के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इस पार्ट को हमने इसमें ऐड किया है। आप इसको जब अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और दोस्तों आपके अंदर नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों आपके 5 स्टेज होते हैं: हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज, डैकलिंग स्टेज। तो दोस्तों इस प्रकार से इन स्टेज के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई करता है तो आप उसको समझा पाएँ। तो दोस्तों आपका जो डेमोग्राफी वाला जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है, वह कंप्लीट होता है। फिर बात करेंगे आपके फैमिली प्लानिंग के बारे में कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है और जो आपका मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फैमिली प्लानिंग की स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, तो बताते हैं फैमिली प्लानिंग क्या होता है। दोस्तों फैमिली प्लानिंग मीन्स होता है जो चिल्ड्रन होते हैं उनके नंबर की ग्रोथ को कम करना। यानी आपको उतने चिल्ड्रन की यानी बर्थ करनी है जितने चिल्ड्रन को आप स्टडी अच्छे से करा पाएँ, उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। यही होता है आपका फैमिली प्लानिंग। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हमने, फैमिली प्लानिंग चाइल्ड के नंबर के ग्रोथ को कम करना है और चाइल्ड के बर्थ के इंटरवल को मेंटेन करना है। दोस्तों यानी कोई भी चाइल्ड का बर्थ हुआ उसके बाद उसके दूसरे यानी चाइल्ड के बर्थ में इंटरवल में आपको टाइम देना है। यानी जो आपका पहला वाला चिल्ड्रन है उसकी अच्छे से स्टडी हो पाए, उसके लिए यानी अच्छी सुविधाएं हो पाए। तो दोस्तों यह होता है आपका फैमिली प्लानिंग। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू WHO इन 1971, यानी जो आपका WHO होता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी 1971 में इसने फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ बताया है। और क्या बताया है दोस्तों? बताया है कि फैमिली प्लानिंग एक थिंकिंग है। जो फैमिली प्लानिंग होता है वह एक प्रकार की थिंकिंग होती है कि आप कितने चाइल्ड की बर्थ करते हैं और कितने चाइल्ड की देखभाल कर सकते हैं। यह एक प्रकार की थिंकिंग होती है। और उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग में पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपकी होती है, फैमिली प्लानिंग होती है उसकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वह रुकती है और हेल्थ स्टेटस बढ़ता है। दोस्तों जब आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तो जिससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अनवांटेड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, तो वह ग्रोथ रुक जाती है। और उसके बाद जो हेल्थ स्टेटस होता है यानी जो हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं, जितनी भी हेल्थ सर्विस होती हैं, वह सब इम्प्रूव हो जाती हैं। तो दोस्तों यह बताया आपका WHO ने। और उसके बाद फैमिली प्लानिंग के कुछ एम्स होते हैं यानी कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होते हैं? कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना, और उसके बाद जो भुखमरी है और उसके बाद जो गरीबी है, हंगर एंड पॉवर्टी, उसको कम करना। यानी हमारे देश के अंदर जो हंगर हो रहा है यानी भुखमरी हो रही है, जो गरीबी है उसको कम करना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, यानी जो माताओं की मृत्यु दर है उसको कम करना। डिक्रीज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं उनको डिक्रीज करना यानी उनको कम करना। और उसके बाद प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट सर्विस, यानी जो भी गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज होती हैं उनको सभी तक पहुंच पाए। इस प्रकार से इसका उद्देश्य होता है आपका फैमिली प्लानिंग का। फिर उसके बाद दोस्तों
फैमिली प्लानिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड के बारे में बात करेंगे और आपको इसमें पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों उसके बाद सबसे पहले हमने लिखा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी वह मेथड जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करते हैं। यानी कोई भी पर्सन हो गया, यानी कोई मेन वुमेन हो गया, वुमेन प्रेगनेंसी नहीं चाहती है और उसके बाद उसको रोकने का जो वर्क करते हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोकने का जो वर्क करते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और वे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, हमने कुछ मेथड को इसमें लिखा है। तो इसमें लिखा है हमने बिहेवियरल जो मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड होते हैं और कुछ हार्मोनल मेथड होते हैं और टर्मिनल मेथड होते हैं। और उसके बाद पोस्ट कॉन्सेप्टेशनल जो आपके मेथड्स होते हैं इस प्रकार के, यानी सर्जिकल मेथड भी होते हैं। जो आपके टर्मिनल मेथड होते हैं इनको ही आपका यानी सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है। और उसके बाद जो आपके पोस्ट कॉन्सेप्टेशनल जो मेथड्स होते हैं ये भी आपके एक प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसमें से हम इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में बात करेंगे और टोटल आपका इम्पॉर्टेंट मेथड को हम अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में फैमिली प्लानिंग वाला आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो आप फैमिली प्लानिंग वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लें, अच्छे से इसको समझ लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेथड है बिहेवियरल जो आपका मेथड होता है, इसमें सबसे पहला है एब्स्टिनेंस। जो आपके अब्स्टिनेंस होते हैं यानी संयम रखना, अब्स्टिनेंस यानी संयम, अपने ऊपर संयम रखना। यानी इस मेथड में पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेगा। यह 100% इफ़ेक्टिव मेथड होता है। यानी दोस्तों जो अपनी इच्छाएं होती हैं उन पर कंट्रोल करना है और उसके बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको कम करना है, जिससे जो प्रेगनेंसी होती है वह कॉज नहीं होगी। और उसके बाद ये आपका 100% इफ़ेक्टिव मेथड होता है आपका अब्स्टिनेंस वाला। और उसके बाद कोइटस इंटरप्टस, यानी कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, यह सबसे पुराना मेथड होता है। इसमें मेल अपने वीर्य को यानी फीमेल की योनि में जाने से रोक लेता है। दोस्तों जो आपका यानी मेल पार्टनर होता है वह फीमेल पार्टनर के जो योनि होती है उसमें जो यानी जो सीरम यानी जो आपका जाता है यानी वीर्य जाता है उसको जाने से रोक लेता है। इससे प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है और आपका जो फैमिली प्लानिंग है वह आपका पूरा इम्प्रूव रहता है। तो दोस्तों आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो इन बातों को आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नॉलेज के पर्पज़ से आप इसको अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है आपका सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड। यानी अगर कोई पर्सन यानी कैलेंडर मेथड का यूज़ कर रहा है जिससे भी आपके जो प्रेगनेंसी होती है वह कॉज नहीं होती है और सेफ पीरियड में उसको कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक हमने छोटा सा चार्ट बनाया है, उस चार्ट को भी हम डिफाइन करेंगे। यानी इसमें जो आपका ये मेथड होता है इसमें सेफ पीरियड में सेक्स किया जाता है और उसके बाद कैलेंडर मेथड का यूज़ करके सेक्स किया जाता है। तो दोस्तों इसमें चार्ट जो हमने बनाया है इसमें हमने लिखा है यानी 1 से स्टार्ट किया है और 28 तक हमने नंबर को लिखा है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से समझना है, यानी जो आपका 1 2 3 4 5 यानी 5 डे किसी भी वुमेन के पीरियड का टाइम हो गया। यानी कोई भी वुमेन है उसका पीरियड का टाइम हो गया यानी 5 डे आपको छोड़ देना है। पीरियड के टाइम आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी 5 डे आपको पूरा छोड़ देना है पीरियड का टाइम। उसके बाद जो 6 7 8 9 यानी पीरियड के तुरंत बाद के जो डेज होते हैं वे आपके यानी सेफ डेज होते हैं। यानी उसमें कोई भी पर्सन अगर सेक्स करता है तो प्रेगनेंसी के बहुत कम चांसेस होते हैं। और उसके बाद जो आपके 10 11 12 और यहाँ से लगाकर आपके 19 तक जो डेज होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ये आपके प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके 20 से 28 तक जो नंबर हैं यानी डेज होते हैं तो ये वाले आपके सेफ डेज होते हैं। इसमें आप अगर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो दोस्तों प्रेगनेंसी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी के यानी कोई वुमेन हो गई
तो अगर वुमेन के पीरियड अगर यानी 10 तारीख से स्टार्ट होते हैं तो आपको 5 डेज तो अवॉइड करने हैं, यानी 10 to 15 तो अवॉइड करने ही हैं। उसके बाद फिर आप 16, 17, 18, 19 यानी 4 दिन, यानी किसी भी टाइम अगर पीरियड कंप्लीट होते हैं उसके 4 दिन तक आप सेक्स कर सकते हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसके बाद आपको यानी 4 दिन के बाद उसको यानी आपको 15 डेज तक अवॉइड करना है। फिर उसके बाद आप किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से लोग होते हैं जो इस चार्ट को फॉलो करते हैं, जिससे फैमिली प्लानिंग हो जाती है। यानी फैमिली प्लानिंग की जो भी बातें हैं, यानी एक चाइल्ड होने के बाद उसके बाद उनकी फैमिली जो होती है वह मेंटेन रहती है। और उसके बाद सेकंड मेथड है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कौन सा होता है? यानी इस मेथड में ओवुलेशन के सिम्टम्स को देखकर इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। यानी दोस्तों जो आपका यानी वुमेन्स होती हैं उसमें ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स को देखकर यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो इसमें हमने पॉइंट लिखा है ओवुलेशन के 3 डेज पहले, यानी 3 दिन पहले सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यानी जब बॉडी में ओवुलेशन की जो क्रिया होती है वह स्टार्ट होती है तो उसके 3 डेज पहले यानी उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और वह सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? तो दोस्तों बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा मॉर्निंग टाइम, यानी मॉर्निंग टाइम जो होता है वह फीमेल पार्टनर का जो होता है यानी बॉडी टेम्परेचर वह बढ़ जाता है। और उसके बाद सर्विकल म्यूकस बाटरी, जो आपका सर्विकल म्यूकस होता है और वह बाटरी हो जाएगा, यानी क्लियर वाइट एंड स्मूथ होने लगता है। यानी जो वजाइना होता है उसके अंदर एक लिक्विड निकलता है जो आपका एक प्रकार का वाइट कलर का स्मूथ और एक प्रकार का बाटरी होता है जो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो दोस्तों जिससे पता लगता है कि जो आपका ओवुलेशन की प्रोसेस है वह स्टार्ट हो गई है बॉडी के अंदर। तो उस टाइम किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये आपका होता है नेचुरल मेथड। और उसके बाद होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है? यानी इस मेथड में जो आपका स्पर्मिसाइडल होता है उसका यूज़ किया जाता है। कुछ स्पर्मिसाइडल्स होते हैं यानी जो स्पर्म को यानी रिएक्शन करने से रोकते हैं, यानी स्पर्मिसाइडल, यानी ये स्पर्म को यानी रिएक्शन नहीं होने देते हैं, जो स्पर्म को किल करने का वर्क करती हैं। इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं? जैसे फॉर्म टेबलेट आती हैं, इसको सेक्स करने से पहले वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है और जो सीमेन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यानी जो मेल पार्टनर का सीमेन होता है उसको ये फॉर्म टेबलेट जो होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है यानी बॉडी के अंदर जो भी ओवुलेशन की प्रोसेस जो जो वुमेन्स के अंदर अंडा रिलीज होता है, यानी उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का सीमेन रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिससे प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है। और उसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का भी बहुत यूज़ किया जाता है केमिकल मेथड के अंदर। और फिर बात करते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या होते हैं? मैकेनिकल मेथड यानी इसमें डिवाइस का यूज़ करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है। यानी बहुत सी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाता है। जैसे डिवाइसेस हो गया, जैसे कॉन्डोम जिसको हिंदी में निरोध भी कहा जाता है, और डायफ्राम यानी यह एक रबर केप होती है जिसको वुमेन वजाइना में यूज़ करती है, जिससे प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है। और उसके बाद इसमें जो यूट्रिन डिवाइस होती है, यानी इस डिवाइस को फीमेल के यूट्रिन में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के कम चांसेस हो जाते हैं डिवाइसेस के अंदर। यानी जो डिवाइसेस हैं आपकी कौन कौन सी, जैसे कॉन्डोम हो गया, डायफ्राम हो गया, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस हो गई। और उसके बाद लिप्स लूप होता है, उस डिवाइस का भी यूज़ किया जाता है। बहुत सी वुमेन जो होती हैं वह कॉपर टी का भी यूज़ करती हैं। कॉपर टी क्या होता है? ये आपका टी शेप का एक लूप होता है जो कि आपका 3 ईयर तक इफेक्टिव रहता है। यानी एक बार कॉपर टी का यूज़ कर लिया जाता है फिर इसका इफेक्ट 3 ईयर तक रहता है। तो दोस्तों ये होता है आपका मैकेनिकल मेथड। और उसके बाद कुछ होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी यह मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। इस मेथड के द्वारा प्रेगनेंसी 100% प्रिवेंट हो जाती है। यानी जब इस मेथड का यूज़ किया जाता है तो किसी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस मेथड में
कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ किया जाता है, यानी कुछ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आती हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये दोनों का मिक्स होता है टैबलेट, जो आपकी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इन टैबलेट का यूज़ 21 डेज तक यूज़ किया जाता है, यानी जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनका यूज़ कब तक करना है, 21 डेज तक इनका यूज़ किया जाता है। इन टैबलेट को लेना मेंस्ट्रुएशन के 5th डे से स्टार्ट किया जाता है, यानी दोस्तों यानी किसी भी यानी कोई भी वुमेन उसके पीरियड जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 5 डे के बाद यानी इन टैबलेट को लेना स्टार्ट किया जाता है, और ये 100% इफ़ेक्टिव मेथड होता है। और उसके बाद आपका होता है 6 वाला मेथड है टर्मिनल मेथड, जिसको कहा जाता है सर्जिकल मेथड। दोस्तों ये मेथड भी फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है। इस मेथड को स्टेलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका 100% सेम मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है, पहला पॉइंट लिखा है ट्यूबेक्टोमी, यानी इसमें फीमेल का फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसको कट कर दिया जाता है, जिससे जो होता है यानी किसी भी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और उसके बाद वैसेक्टोमी, यानी इसमें मेल के जो स्कोर्टम होता है उसको कट कर दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये फैमिली प्लानिंग के अंदर कुछ मेथड थे जिनके बारे में हमने बताया, और दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ कर पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और जो फैमिली प्लानिंग वाला क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।